हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी आप पढ़ाई अच्छे से तरीके से कर पाएंगे और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने हेल्थ का अवश्य ही ध्यान रखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, बीच में ना छोड़ें, इसे कंप्लीट देखें। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको जो कुछ भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आज हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इसके बाद हम लोग कुछ एनसीईआरटी से जो एसिड बेस एंड साल्ट्स चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे जो एसिड बेस एंड साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, एक हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का। ठीक है, और बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो पीछे वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। कई सारे वीडियो डाले गए हैं इस चैनल पे एसिड साल्ट से रिलेटेड। ठीक है, एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड जो है कई सारे वीडियो इस पे डाले गए हैं, तो आप लोग जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, हाइड्रेटेड साल्ट्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है होता है और हाइड्रेटेड साल्ट्स क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाइज करके दिया गया है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ द साल्ट्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल जो साल्ट के क्रिस्टल को स्ट्रक्चर देने में यूज़ किए जाते हैं या फिर साल्ट के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बनाने में जो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वो क्या कहलाएंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि साल्ट के क्रिस्टल को जो साल्ट का क्रिस्टल है उसके स्ट्रक्चर को बनाने में जो भी वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहने का मतलब है कि वाटर का यूज साल्ट के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बनाने में किया गया। ठीक है, नॉर्मली भाषा में अगर हम लोग समझें, नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं साल्ट के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ किए जाते हैं उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द साल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट्स। मतलब कि ऐसे साल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होल्ड करते हैं या कंटेन करते हैं उन्हें हाइड्रेटेड साल्ट्स कहते हैं। नॉर्मली भाषा में अगर हम समझें तो ऐसे साल्ट जिनमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम हाइड्रेटेड साल्ट्स कहते हैं। ठीक है, इट शुड बी नोट, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ साल्ट। वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है ये एक पार्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो कि साल्ट का होता है। ठीक है, मतलब कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है साल्ट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। जो साल्ट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसी का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक पार्ट है। ठीक है, सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, मतलब कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्री वाटर नहीं है। ठीक है, जो साल्ट के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उसी का ये पार्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये कोई फ्री वाटर नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट वेट द साल्ट, इसकी वजह से कोई साल्ट का वेट नहीं बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि ये साल्ट का कोई वेट नहीं बढ़ाता है। ठीक है, और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये साल्ट के क्रिस्टल को स्ट्रक्चर देने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसका कोई वेट नहीं होता है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल्स ऑफ द salts their shape and in same cases imparts them color. The water of crystallization gives the crystal of the salt their shape. जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो साल्ट के क्रिस्टल को शेप देने में मदद करता है। ठीक है, एंड इन सेम केसेस, और इसी तरीके से सेम केस में क्या होता है कि कलर भी देने में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है साल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं उसको कलर देने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं क्रिस्टल ऑफ साल्ट को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और ये और क्या देते हैं, साल्ट्स को कलर भी देते हैं। ठीक है, इनकी वजह से साल्ट्स कलर भी शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक आधो एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा एग्जांपल है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो इसमें जो है हमारा 5H2O है, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो 5 है। ठीक है, तो जो हमारा साल्ट का जो क्रिस्टल बनेगा, ठीक है, इस साल्ट का जो क्रिस्टल बनेगा उसको शेप देने के लिए जो है 5H2O यूज़ किए गए हैं। कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने यूज़ किए गए हैं, 5। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर का यूज़ क्रिस्टलाइजेशन में हुआ है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि जो भी हमारा साल्ट है ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको स्ट्रक्चर देने के लिए 5 वाटर के मॉलिक्यूल का यूज़ हुआ है। ठीक है, इसका कलर जो होगा ये वाटर की वजह से ही, मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें वाटर के प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये कलर देगा। इस साल्ट का जो कलर होगा वो होगा हमारा ब्लू इन कलर। ठीक है, ब्लू कलर होगा। जब इस साल्ट को हीट करेंगे, ठीक है, जब हम इस साल्ट को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर जो है इवेपोरेशन बन करके, मतलब कि वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा, भाप बन करके उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस साल्ट का स्ट्रक्चर पेंटासल्फेट सॉरी फॉर दिस
कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रक्चर को लॉस कर देगा अगर इसे 100 डिग्री सेल्सियस से अपर टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये भाप बन करके उड़ जाएंगे और इनका जो शेप होगा वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कॉपर सल्फेट वाइट हो जाएगा। ठीक है, जब हम वाटर के मॉलिक्यूल भाप बन करके अगर उड़ जाते हैं इन्हें हीट करने पे, तो ये जो है पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं और इनका कलर जो है कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो वाइट फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर हीटिंग इसका कलर क्या हो जाएगा, आफ्टर हीटिंग जो है कलर इसका क्या हो जाएगा, वाइट। ठीक है, और किस फॉर्म में हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में, यानी कि ये अपना शेप जो है लॉस कर देगा। शेप जो है इसका मतलब कि बिगड़ जाएगा वो क्योंकि ये इसमें से इस साल्ट से जो है जो वाटर ऑफ क्रिस्टल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, भाप बन करके मतलब उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इसका शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, पाउडर फॉर्म में, और इसका कलर ब्लू से वाइट हो जाएगा। ठीक है, जब इसके पाउडर कॉपर सल्फेट के जब पाउडर में हम वाटर का कुछ बूंद कुछ ड्रॉप मिलाते हैं तो ये फिर से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, जब हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं वाटर के कॉपर सल्फेट के पाउडर में तो नमी की वजह से ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल है। इसको इससे अगर वाटर ख़त्म भी हो जाता है, मॉइस्चर ख़त्म भी हो जाता है, तो इसको मॉइस्चर यूज़ करके हम फिर से इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस वाटर इस साल्ट्स को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टल यूज़ होता है साल्ट्स में। ठीक है, चलिए जो सेकेंड एग्जांपल है वो FeSO4.7H2O है। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है यहाँ पे इस साल्ट में जो है 7 H2O के यूज़ किए गए हैं, 7 यूनिट जो है H2O के यूज़ किए गए हैं और मतलब कि इसका फेरस सल्फेट का 1 यूनिट के साथ 7 यूनिट यूज़ किया गया है H2O का। ठीक है, किस लिए, क्योंकि इस साल्ट के क्रिस्टल को शेप देने के लिए जो है 7 H2O का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वाटर है हमारा साल्ट को शेप देने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल Na2CO3 10H2O का इसका कलर जो होगा वो क्या होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के 1 यूनिट में वाटर के कितने यूनिट यूज़ किए गए हैं, 10 यूनिट। ठीक है, मतलब कि ये जो साल्ट है हमारा, इस साल्ट के क्रिस्टल को स्ट्रक्चर मतलब कि शेप देने के लिए 10 यूनिट H2O के यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि साल्ट के क्रिस्टल को शेप देने के लिए 10 यूनिट H2O के यूज़ किए गए हैं। ठीक है, क्या होगा जब ये 10 H2O निकल जाएगा तो इन केस ये जो है इसका शेप बिगड़ जाएगा, इस साल्ट का जो है शेप बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ही यूज़फुल है इसके लिए, इसको शेप देने के लिए, मतलब साल्ट को शेप देने के लिए। ठीक है, ये जो वाटर है हमारा कोई फ्री वाटर नहीं है, ये जो है ना साल्ट में ही उसका स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसका वेट भी नहीं बढ़ता है, साल्ट का वेट भी नहीं बढ़ता है। वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो इसका जो कलर होगा ये वाइट कलर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 4 जो है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। मतलब कि कैल्शियम सल्फेट का 1 यूनिट वाटर में कैल्शियम सल्फेट का कितना यूनिट यूज़ किया गया है? 1 यूनिट। ठीक है, मतलब कि साल्ट में, पूरे साल्ट में जो है 1 यूनिट कैल्शियम सल्फेट का यूज़ किया गया है और 2 यूनिट जो है H2O का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस साल्ट को स्ट्रक्चर देने के लिए जो है 2H2O का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस साल्ट के क्रिस्टल को स्ट्रक्चर यानी शेप देने के लिए जो मॉलिक्यूल यूज़ किए गए हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के यूज़ किए गए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका जो कलर होता है ये वाइट होता है। जब इसे हम हीट करते हैं, इनकेस हम जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो क्या होता है, ये जो 2H2O है ये गायब हो जाता है। मतलब कि 2H2O का इवेपोरेशन हो जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है। तो इस तरीके से जब ये वाटर के मॉलिक्यूल हट जाएंगे तो कॉपर सल्फेट ही हमारा बच जाएगा। ठीक, तो कॉपर सल्फेट जो है हमारा यूजलेस हो जाता है। ठीक है, ये यूज़ करने के लायक नहीं रहता है, ये हार्ड क्रिस्टल में चेंज हो जाता है, इसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, 2H2O के प्रेजेंट ना होने पे, ठीक है, ऑप्शंस में 2H2O के ऑप्शंस में जो है ना, कॉपर सल्फेट और डाईहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है और इस तरीके से जो है ये साल्ट हमारा मतलब कि हार्ड क्रिस्टल के रूप में हो जाता है, जो कि दोबारा उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम चाहें कि उस हार्ड क्रिस्टल में कैल्शियम सल्फेट का जो हार्ड क्रिस्टल है उसमें हम वाटर डाल करके फिर से उसको रीयूज़ कर लें, तो वो यूज़ करने के लायक नहीं होता है। इसलिए कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट का जो साल्ट होता है उसे हमेशा मॉइस्चर कंटेनर में ही रखना चाहिए। ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जिसमें कि मॉइस्चर हो। ठीक है, नमी वाले कंटेनर में रखना चाहिए, ताकि इसमें से जो है वाटर के मॉलिक्यूल मतलब कि ख़त्म ना हो। ठीक है, इसमें नमी बनी रहे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया होगा और हाइड्रेटेड साल्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे हाइड्रेटेड साल्ट्स हैं। ठीक है, मतलब कि हाइड्रेटेड साल्ट्स का मतलब क्या कि साल्ट के क्रिस्टल को शेप देने में जो मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं, या जो साल्ट ऐसे साल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं उन्हें हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में H2O यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रेटेड साल्ट्स। H2O इसमें भी यूज़ हुआ है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जहाँ पे होगा, जिस साल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा वहाँ पे जो है उस साल्ट को हम कहेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। नहीं, एक पॉइंट और जो है हमारा बाकी हो गया, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड साल्ट्स। मतलब कि हाइड्रेटेड साल्ट का जो एक्शन ऑफ हीट है, हाइड्रेटेड साल्ट पे जो हीट का एक्शन है वो किस प्रकार होता है, आइए देख लेते हैं। व्हेन हाइड्रेटेड साल्ट्स आर heated strongly, they lost their water of crystallization and lost their regular shape and color and become colorless powdery substance। मतलब कि हाइड्रेटेड साल्ट्स को जब हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है, मतलब कि अत्यधिक टेम्परेचर जब दिया जाता है, तो क्या होता है, ये अपने शेप को, जो रेगुलर शेप होते हैं उसे खो देता है
वाटर के मतलब कि वाटर जब इवेपोरेट हो जाता है तो उस वक्त क्या क्या करता है, ये जो हाइड्रेटेड साल्ट्स है वो अपने शेप को जो है वो लॉस्ट कर देगा, मतलब कि उसका शेप जो है बिगड़ जाएगा और जो उसका कलर है वो भी चेंज हो जाता है, कलर भी मतलब कलर से कलरलेस हो जाता है। और और इसका जो फिजिकल स्टेट है वो पाउडरी सबस्टांस में चेंज होता है, ठीक है, यानी कि पाउडरी फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जब किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हम हीट करेंगे, ठीक है, अत्यधिक टेम्परेचर पे अगर हीट करते हैं तो वो क्या करेगा, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देगा। तो जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस होगा तो ये रेगुलर शेप को भी लॉस कर देगा, रेगुलर शेप भी उस सॉल्ट का लॉस हो जाएगा और जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या किस सबस्टांस में ये चेंज हो जाएगा, पाउडरी सबस्टांसेस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है साल्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द साल्ट्स विच हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड एनहाइड्रस साल्ट, यानी कि ऐसे साल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टल को लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं, ऐसे साल्ट जिसमें से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है जो स्ट्रक्चर को बनाने में यूज़ किए गए हैं, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसे साल्ट को एनहाइड्रस साल्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है वो ब्लू कलर होता है। व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड स्ट्रांगली लॉस ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देता है एंड फॉर्म एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और क्या बनाता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि वाइट कलर होता है, जिसका वाइट कलर होता है, ठीक है। एंड डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो कॉपर सल्फेट का डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो ये जो प्रोसेस है डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि अगर इसमें से वाटर ख़त्म भी हो जाता है तो इसमें वाटर को मिला करके मिक्स करके इसे पुनः मतलब कि फिर से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो रेगुलर शेप है और जो कलर है वो फिर से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि जब वाटर को जब कॉपर सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें से क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल है यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और जब हम वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है मतलब कि आ जाएगा, और इस तरीके से जो है कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब कि फिर से इसे प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे जो कैल्शियम सल्फेट है हमारा, कैल्शियम सल्फेट का जो क्रिस्टल है अगर उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो फिर से अगर हम सोचें कि उसमें वाटर मिला करके फिर से यूज़ कर सके तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि अगर कॉपर सल्फेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर इसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है, ठीक है, स्ट्रांगली अगर हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो इस केस में क्या होगा, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और इस केस में जो है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ये कैसा हो जाएगा, हार्ड क्रिस्टल हो जाएगा,
अब ये जो है फिर से इसे इस रूप में चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसमें वाटर मिलाते हैं तो फिर से हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे ही मतलब कि सेम अवस्था में रहेगा हार्ड क्रिस्टल। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल। और ये जो कॉपर सल्फेट है, अगर इसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है, स्ट्रांगली अगर हीट किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसके वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को मतलब कि वन हेडेड एरो नहीं होगा, ठीक है। इसमें डबल हाफ हेडेड एरो रहेगा, ठीक है। CuSO4.5H2O वो क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इसको जब हीट करेंगे स्ट्रांगली तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल चूंकि गायब हो गए हैं, ठीक है। अगर इसमें फिर से हम वाटर मिला देते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें फिर से वाटर मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये CuSO4.5H2, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल, जिसे रिएक्शन के बाद भी उसको पुनः उसी अवस्था में पाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल कहते हैं। और मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट पुनः रिएक्टेंट में न प्राप्त किया जा सके, जो हमारा रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट के रूप में न पाया जा सके, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, मतलब कि जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो ये क्या हो गया, और फिर प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट को बना सकें, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि किस में होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में, ठीक है। अगर इससे जो है हमारा प्रोडक्ट मिला कॉपर सल्फेट और इसमें फिर से अगर वाटर मिलाएंगे तो पुनः प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट में कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट में क्या होता है, जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट, वाटर के मॉलिक्यूल गायब। और जब हम इसमें H2O मिलाएंगे, अगर H2O हम इसमें मिक्स करते हैं तो ये जो है फिर से रिएक्टेंट में नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। चलिए इसे अब बंद करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो कि एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से है। क्वेश्चन नंबर 1, अ सोडियम a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be, जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है, तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच लेवल होगा वो कितना होगा, रेड से ब्लू में चेंज करता है। ये आप लोग ध्यान देंगे, ये किससे चेंज कर रहा है, रेड से ब्लू में चेंज कर रहा है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, कौन सा ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या फिर बेसिक बिहेवियर शो करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो रहा है, तो ये जो होगा हमारा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो जब एसिडिक बिहेवियर शो करे, सॉरी फॉर दिस, ये जो है रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो ये बेसिक बिहेवियर चेंज करेगा, और जब ब्लू से रेड में चेंज होता है तो वो कौन सा बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो रहा है, रेड लिटमस जो है ब्लू में चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक बिहेवियर होगा। तो बेसिक बिहेवियर शो करने के लिए जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, अपर 7 होता है ना, तो 7 के ऊपर होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर है हमारा डी सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखते हैं, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल्स, मतलब कि एक सॉल्यूशन है जो कि क्रश्ड एग सेल्स से रिएक्शन करता है, टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट, मतलब कि जो क्रश्ड एग सेल्स हैं उनसे क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन है जिसका एक सॉल्यूशन है जो कि क्रश्ड एग सेल्स से जो है लाइम वाटर, उसमें जो है ना लाइम वाटर मिल्की सॉल्यूशन देता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, कौन सा ये सॉल्यूशन है, NaCl, HCl, LiCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, कौन सा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक सॉल्यूशन है जो कि जिसका रिएक्शन किया जा रहा है, किससे रिएक्शन कराया जा रहा है, क्रश्ड एग सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे जो एग का पीएच वैल्यू होता है वो इसका जो पीएच होगा वो बेसिक होगा, ये एग सेल जो होता है बेसिक नेचर का होता है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है ये 7 से ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका जब रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या हमें मिलता है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के बाद ये सॉल्यूशन जो है लाइम वाटर मिल्की में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वही पूछ रहा है कि द सॉल्यूशन कंटेंट, सॉल्यूशन में क्या कंटेंट है, मतलब कि सॉल्यूशन में क्या है उस सॉल्यूशन में। तो क्या होगा यहाँ पे, NaCl तो हमारा होगा नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी नहीं हो सकता, LiCl ये भी नहीं, और KCl, ठीक है। KCl जो है ये लाइम वाटर मिल्की मतलब शो करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। 10 ml of a solution of 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl, ठीक है। 10 ml NaOH जो है ये 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml ऑफ HCl की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि 10 ml जो NaOH का सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है क्या डालने पे, 8 ml HCl डालने पे क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ml सॉल्यूशन लेते हैं, द अमाउंट HCl सॉल्यूशन द सेम सॉल्यूशन बी एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, ठीक है। अगर 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 8 ml HCl के सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मतलब सेम सॉल्यूशन HCl का कितना रिक्वायर होगा, ठीक है। तो कितना रिक्वायर होगा, 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml की ज़रूरत पड़ रही है HCl का, तो 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml चाहिए, तो इसका ट्वाइस टाइम हो जाएगा 16 ml, ठीक है। तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा,
16। ठीक है, मतलब कि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का डबल लिया जा रहा है, तो यहाँ पे तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या HCl भी इसका डबल लेना पड़ेगा, मतलब कि 8 ml से इसका डबल क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इसमें से कौन सा मेडिसिन यूज़ किया जाता है जब ये इनडाइजेशन होता है तो। ठीक है, इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ करेंगे आप। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड, एंटीसेप्टिक, कौन सा यूज़ करेंगे। तो एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक जो होता है वो प्रतिरोधक, एंटीसेप्टिक मतलब कि कीटाणुओं से रक्षा करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा एंटाएसिड। एंटाएसिड जो है इनडाइजेशन के लिए को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, राइट वर्ड क्वेश्चंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। ठीक है, इसमें जो है इक्वेशन लिखना है, वर्ड इक्वेशन दिया गया है और उसको बैलेंस करना है। ठीक है, वो राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए गए हैं जो कि वर्ड इक्वेशन में है और इनको फॉर्मूला में लिख करके, इसका फॉर्मूला लिख करके इसको बैलेंस्ड करना है। ठीक है, जो कि केमिकल फॉर्मूले में लिख करके इसे बैलेंस्ड करना है। तो इसे जो है हम लोग कल देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं मल्टीपल चॉइस के जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।